हमारे साथ आ रहे हैं बेहद खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील मंत्रालय उनके पास है। स्वागत है धर्मेंद्र प्रधान जी आपका आज तक पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पर, इन जनरल भी और आपके मंत्रालयों के नजरिए से भी। मैं इस बजट को स्वागत करता हूं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कहा, यह बजट की मूल विषय में जान और जहान दोनों को ध्यान रखा गया है। विश्व में जिस प्रकार की कोरोना की त्रासदी आई, उसके उपरांत भारत ने खुद को जैसे संभाला, पीपी किट बनाने से वैक्सीन तक, न केवल भारत के अंदर, विश्व के एक बड़ा आकर्षण की केंद्र भारत अभी बना है। उसी में से आज हम बजट की सबसे ज्यादा अलोकेशन स्वास्थ्य सेवा में खर्चा करके एक संदेश दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्चा करके रोजगार के बारे में संदेशा दिए। इसलिए जान और जहान, ये दोनों के ऊपर इस बजट की मूल विश्वास टिकी है। और मैं मेरे विभाग संबंधित बातों में कहूं, दोनों विभागों की ओर बजट में बड़ा अच्छा इंडिकेशंस आए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और 1 करोड़ गरीब घरों में पहुंचाने के लिए अर्थमंत्री जी ने वित्तीय प्रबंधन किया। 400 जिले में सीजीडी पाइप में गैस नेटवर्क लग चुकी थी, उसको और 100 जिला तक बढ़ाने के लिए इस बजट में अनुमति दिया गया है। और हमारी जम्मू कश्मीर की ओर नेचुरल गैस पाइप लेने के लिए वित्तीय प्रबंधन की सूचना देके इस बजट में इंडिकेशन किया गया है। और स्टील मिनिस्ट्री की ओर से जिस प्रकार से स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है और स्क्रैप को इंपोर्ट करने में कोई टैक्स और ड्यूटी नहीं लगेगी, ये भी हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फॉर्नेक्स इंडस्ट्री को बड़ा सहूलियत देगी। रॉ मटेरियल बड़े अच्छे से उपलब्ध होगा। ये सारे दृष्टि से देश में एक इकोनॉमी स्टिमुलस वाला ये बजट है। बजट देश में अर्थनीति को गति देगा, देश की एक सामूहिक विकास के लिए एक बड़ा दिशा दर्शक है। धर्मेंद्र जी, लगातार जितने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बजट में सरकार की चुनौती होगी आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे मुहैया कराया जाए। उसके हाथ में पैसा होगा तो वो बाजार में खरीदारी करेगा, और पैसा बाजार में आएगा, इकोनॉमी वापस उस साइकिल पर लौटेगी जिसको वो पिछले 1 साल से झेलती आई लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि ना तो सरकार ने टैक्स में कोई राहत दी, इस बात से आदमी को खुश कर दिया कि तुम पे कोई कोविड के नाम पे नया टैक्स लगाया नहीं है बस। तो स्थिति कैसे बदलेगी? रोहित जी, हमारी देश में कुल मिला के 3-3.5 करोड़ लोग टैक्स देते थे। वो संख्या अभी बढ़ के 6 करोड़ तक पहुंची है। लेकिन देश की आबादी 130 करोड़ है। कामकाजी आयु के लोग उसमें से 90 करोड़ है। उसमें से प्रत्यक्ष 50 करोड़ लोग काम करते हैं। इसलिए ये विषय को मेरा जो समझ है, मैं बड़ा विनम्रता के साथ रखूंगा। शायद पिछले कई दशकों के अंदर कैपिटल स्पेंडिंग में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले वित्तीय वर्ष से इस साल 34% बढ़ोतरी किया गया है। जिस मूल विषय को आपने उठाया, सामान्य लोगों के पास परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, 5.5 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा सरकार कैपिटल स्पेंडिंग करेगी। प्रोजेक्ट लगाया जाएगा रोड सेक्टर में, रेलवे में, सिंचाई में, ये सारे में, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके कारण रोजगार बढ़ेगी, पैसा ट्रिकल डाउन करेगा, बाजार में पैसा आएगा। यह सबसे बड़ी कदम उस दिशा के लिए है। सर, एक तरफ आपने कहा बजट में सरकार ने कि हम किसानों के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं, कि हम किसानों की बेहतरी चाहते हैं। दूसरी तरफ आप सीधे सीधे तौर पर डीजल पर कृषि सेस लगाने की बात करते हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है क्या? ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। रोहित जी, पहले हम लोगों की जो देश की स्टॉक स्ट्रक्चर है, कुछ केंद्र सरकार लगाती है, कुछ राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, उसको रिस्ट्रक्चर किया। कंज्यूमर को एक नया पैसा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण। जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, उसी को हमने पुनर्रचना करते हुए 2.5 रुपया पेट्रोल में, 4 रुपया डीजल में। हमें तो बेहद खुशी है
पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी वो सीधा सीधा भारत की किसानों की विकास में ली जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस कामों में के लिए इसको खर्चा किया जाएगा। प्रायोरिटी किसान है, प्रायोरिटी ग्रामीण अर्थनीति है। यही अभी एक किसान के बारे में जो एग्रीकल्चरल सेस की फंड बनाई गई है, कंज्यूमर को बिना कोई इंपैक्ट डालते हुए हम इस पैसे को डाइवर्ट करेंगे। लेकिन सर पेट्रोल डीजल का दाम तो लगातार बढ़ता ही रहा है, रसोई गैस का दाम भी लगातार बढ़ता ही रहा है, उसके ऊपर नया ये अलग विषय आप चाहे टैक्स लगा रहे हैं चाहे उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जब वो ऑलरेडी अपने हिस्से का आपको लगातार दे रहा है कमा के, तो उस पर नए टैक्सेशन की जरूरत क्यों है आपको? और ये जो आज आप कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का कोई असर ग्राहक की जेब पे नहीं है, ये कितने दिन के लिए है सर वादा? देखो रोहित जी, दो विषय है। जो अभी की टैक्स स्ट्रक्चर है उसी को हमने रिस्ट्रक्चर करके किसानों को प्राथमिकता दी। पहली बार देश में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनी, ये पहली बार हुई है। उसलिए हमारी जो आमदनी होती थी, आमदनी को किसान के नाम पे नामजद किया गया, एक बात है। बाकी रहा पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने घटने की बात है। पिछले दिनों में दाम बढ़ी है, पिछले दिनों में दाम घटी भी है। हम अपने आवश्यकता की 80% बाहर से इंपोर्ट करने के कारण इन दिनों में कोरोना के समय में जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, ये अभी फिर डिमांड बढ़ने लगा है, विश्व में बढ़ने लगा है। लेकिन उत्पादनकारी देश उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं। वो एक आर्टिफिशियल प्राइस डेवलप करना चाहते हैं, जिसको भारत की विरोध है। भारत ने आलोचना किया है। मैंने ओपेक की नेतृत्व को बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी कटुता के साथ कहा है, एक कंज्यूमर के नाते आप हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हो। हमें अनुमान है कि ओपेक लीडरशिप उस विषय को गंभीरता से लिया है, उसमें एक प्राइस स्टेबिलिटी आएगा, हमारे एक अनुमान है। लेकिन जो आमदनी होती थी तेल और पेट्रोल और डीजल के कारण, पहली बार देश में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया किसानों के लिए सीधा सीधा खर्चा किया जाएगा।